नमस्कार, मैं अमरेश रंजन ओझा रिसोर्स पर्सन के रूप में आप सभी का इस सेशन में स्वागत करते हैं। आज का विषय है टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल। टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं अपने इस सत्र का शुभारंभ एक कहानी से कहता हूँ। एक बार इंदौर में एक संगीत के टीचर संगीत की शिक्षा देने के लिए एक परिवार में जाते हैं और वहां पर संगीत की शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। वहां जब एक बच्ची को वो शिक्षा दे रहे होते हैं तो शिक्षा देने के क्रम में उनको एक दिन लगता है कि मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। जांच करने के क्रम में जब वो प्रश्न पूछते हैं तो बच्ची कुछ जवाब नहीं दे पाती है। जब बच्ची जवाब नहीं देती है तो दरवाजे के ओट में छिपी हुई एक बच्ची बोलती है जड़े सहमे कि क्या मैं आपके इस जो सुर लय ताल को आपने जो पूछा है, क्या मैं इसे गा सकती हूँ, क्या मैं इसे बोल सकती हूँ, आपकी अगर अनुमति हो तो संगीत शिक्षक बोलते हैं कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारी बड़ी बहन जब कुछ नहीं बोल सकती है तो तुम भला क्या बोल सकती हो? सुर और लय तुमको कहाँ से मालूम हो जाएगा? तो कहती है कि अगर आपकी अनुमति हो तो अगर कहें तो कहते हैं क्यों नहीं, ऑफ कोर्सली तुम गा सकती हो, मेरे तरफ से अनुमति है। तो वो बच्ची गाना शुरू करती है। तो जब बच्ची गाना शुरू करती है, जब सुर और लय में वो गाना शुरू करती है तो जो संगीत के शिक्षक होते हैं वो दंग रह जाते हैं। कहते हैं अरे तुम बिना मुझसे पढ़े हुए इतना अच्छा गा लेती हो, इतना सुंदर गा लेती हो। वाकई ये तुम्हारा जो प्रतिभा है एक दिन इस देश का नाम रोशन करेगा और तुम्हारा नाम रोशन होगा। मालूम है वो बच्ची अच्छे से गा क्यों ली, उसका सुर और लय ताल क्यों मिल गया? क्योंकि वो अच्छे से सुन रही थी। भले उसकी बड़ी बहन पढ़ रही थी लेकिन ये बच्ची जो थी वो ध्यानपूर्वक सुन रही थी। और जब वो ध्यानपूर्वक सुन रही थी तो उसे सुर ताल लय मालूम हो गया था। तो कहा जाता है कि एक जो कुशल वक्ता होता है ना, वो सबसे पहले एक कुशल श्रोता होता है। एक कुशल श्रोता ही एक कुशल वक्ता बनता है। उसी प्रकार से अगर हम शिक्षक हैं तो हमें शिक्षा देने से पहले, सिखाने से पहले सीखने की भी कला होनी चाहिए। एक गुड लर्नर जो होता है वही एक गुड टीचर भी होता है। एक अच्छा जो सीखने वाला होता है वही शिक्षक होता है, वही सिखाने वाला होता है, वही सही से टीचिंग भी कर सकता है। और एक टीचर के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसे लर्निंग स्टाइल आए, वो लर्निंग स्टाइल्स को समझे कि लर्निंग स्टाइल है क्या। कहा जाता है, हमारी विद्या भारती की जो संस्था है इसमें भी कहा गया है, या ये हमारी ही संस्था नहीं अन्य जगह पे भी होता है, स्वाध्याय सेल्फ लर्निंग, कि किसी भी विषय को अगर बच्चों के बीच में रखनी है तो सबसे पहले उसे श्रम अध्ययन करना और उसके बाद उस विषय को रखना। अगर हम विषय का अध्ययन करके विषय को सिखाते हैं, अगर हमें लर्निंग प्रोसेस आता है तो टीचिंग प्रोसेस हमारा सफल रहेगा। तो आज का ये विषय जो है टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लर्निंग स्टाइल होते हैं और टीचिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। अगर आप लोगों को हमारी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही होगी, अगर स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये लर्निंग स्टाइल है क्या। व्हाट इज लर्निंग स्टाइल?
लर्निंग स्टाइल क्या है, इसे कहेंगे लर्निंग स्टाइल। क्या है लर्निंग स्टाइल? तो लर्निंग स्टाइल की बात अगर हम करें, दिस टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज द अप्रोच how the learner understand or process, provide the information. The term can be defined as the approach how the learner understand or process, provide the information. The way learner grabs the information is known as their learning style. किसी भी के सीखने का जो तरीका होता है, जो उसके इंफॉर्मेशंस को ग्रैब करने का, खींचने का जो तरीका होता है, जो अप्रोच वो लागू करता है किसी भी विषय को समझने के लिए, इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, वो उसका लर्निंग स्टाइल होता है। अब देखिए ना, कभी कभी हम लोग कहीं कहीं जाते हैं और कुछ ऐसा कुछ दिख जाता है जिसके बारे में हमें से पूर्व से अनुभव नहीं होता है। हम बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने के क्रम में हम लोग को बहुत कुछ नया नया मिलता है, और वो कक्ष में नहीं मिलता है, सीखने को हमारे शिक्षक सिखाते नहीं है, हमको देख के मिल जाता है वो कुछ कुछ चीजों को, और हम देख के भी सीख लेते हैं। और कुछ चीजों को हम देखते तो नहीं है, सुने रहते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क पर उस पर यह ध्यान रहता है कि इस चीज को हमने सुना था। तो सुनने के से, देखने से, ये जो हम सीखते हैं, ये देख के सुन के सीखना, इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो तरीके होते हैं लर्निंग स्टाइल्स का, कैसे हम सीखें, क्या है सीखने का तरीका। तो सीखने के क्रम में आगे हम बढ़ते हैं लर्निंग स्टाइल्स के बाद। तो लर्निंग का जो स्टाइल होता है वो 4 कोर होता है: विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग और काइनेस्टिक्स। विजुअल देखकर, ऑडिटरी सुनकर, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़कर और लिखकर, और काइनेस्टेटिक्स मतलब कि जब हमारा बॉडी गति करता है, मूवमेंट करता है, तो हम कभी कभी अपने शरीर को मूवमेंट करके भी सीखते हैं। जैसे अगर हम कहें हंसना, तो हंसना अगर हम बोलते हैं और हंसते नहीं हैं तो उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन कभी कभी देखिए, अगर हंसना वर्ड किसी ने बस सुना है लेकिन किया नहीं है, तो उसका उतना उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो करने के से भी हम सीख जाते हैं। करने को जो सीखते हैं ना, उसको वो हमारे मन मस्तिष्क पर वो बहुत अस्थायी हो जाता है, वो पूर्ण रूप से हमारे दिमाग को स्थिर हो जाता है। कभी कभी हम बच्चों को केवल लेक्चर मेथड से पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, व्याख्यान विधि से समझाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो बच्चे को जब कुछ करने को देते हैं ना, तो उससे नहीं हो पाता है। बच्चा एक इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखा है, डॉक्टरेट की डिग्री ले रखा है, लेकिन अगर उसे करने का अनुभव कभी नहीं मिला, वो किया नहीं, सिर्फ डिग्री हासिल कर लिया, तो वो कुछ कर नहीं पाता है, कुछ उसको अनुभव उतना डीपली रहता नहीं है, क्योंकि उसने किया नहीं था, उसको प्रैक्टिकली नहीं किया था। इसलिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली करते नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे जूम से प्रॉब्लम्स अगर हम कुछ करेंगे तब फेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा जब हम करेंगे तब। लेकिन एक जूम एप्लीकेशन है जिससे कि हम लोग जुड़ते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, सारी बातें आती हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो, ये आवाज़ें एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं, ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो करने के क्रम में हमें प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो हमको सिखाता है। एक समस्या जो होता है ना, अगर समस्या आता है ना, तो समाधान भी एक तरफ आता है। अगर समस्या आएगा तो समाधान भी आएगा। अगर हमें बर्डन आएगा ना हमारे दिमाग पे, तो हमारा दिमाग बढ़ता भी है। देखिएगा, पैरासूट पैरासूट पे जब हवा का प्रेशर आता है ना, जितना प्रेशर आएगा, कितना प्रेशर उस पर बढ़ते जाता है, उतना खुलते जाता है, उतना वो ऊपर की तरफ उड़ते जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। वो हवा का प्रेशर के बाद वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। तो मतलब कि अगर
एक पैरासूट पे अगर हवा का प्रेशर पड़ा तो वो खिल उठा, ऊपर की तरफ उठ उठा। अगर हमारे मनोमस्तिष्क पटल पे भी एक दबाव पड़ता है तो हमारा मनोमस्तिष्क पटल भी ऊपर की तरफ उठता है। अब डिपेंड करता है आप उसे लेते कैसे हैं, आप उसको करते कैसे हैं। कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, देख के सीखते तो हैं, कुछ लोग सुन के सीखते हैं, और कुछ लोग रीड एंड राइट करके, काइनेटिक्स, ये चारों वे है। लेकिन सीखने का भाव जब तक अंदर से नहीं आए तब तक हम नहीं सीख सकते हैं। सीखने का भाव होना चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे प्रतिदिन कुछ करना है, मुझे नियमतः कुछ नया सीखना है। नया सब भी सीखेंगे, नया कुछ करना ही सीखेंगे, लेकिन हम सीखेंगे, हम करेंगे, और हम नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है? हम इंसान हैं और हम सीख सकते हैं। अब सीखने पे जिसके अंदर ललक हो जाती है उसकी उम्र सीमा नहीं होती है, उस पर कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं रहता है कि इसी उम्र का बच्चा ये कर सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे अजीबो गरीब समाचार मिलता है, इस छोटे बच्चे ने इतना बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीखने का ललक है, उसको कर गुजरने का ललक है, खुद को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले ऊपर वाले खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है। तो सीखने का ललक इस भाव से होता है, मुझे करना है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। तो करने का भाव, सीखने का भाव देख के होता है, सुन के होता है, लिख के पढ़ के होता है, और करके होता है। आप देखिए ना, हम लोग विद्या भारती में एक सुनते हैं शुभोपली। शुभोपली, तो ये शुभोपली क्या है? अक्सर आते हैं जो भी हमारे जो हम हमें बताते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है। आज सीबीएसई ऑनलाइन, सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रही है, और हमारे यहाँ के आचार्य पूर्व से भी जब प्रशिक्षण लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी नवीन प्रशिक्षण लेते हैं, अस्थायी प्रशिक्षण लेते हैं, तो वहाँ पे एक शब्द मिलता है शुभोपली। इसमें मैंने एक इंक्लूड कर रखा है, और ये इंक्लूड 4 कोर लर्निंग स्टाइल्स के ही बेस पे है। सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। अगर हम सुनकर, लिखकर, पढ़कर, बोलकर और उसे कार्य के रूप में नियोजित करके अगर हम करें तो हम सीख जाते हैं। सोचिए ना, किसी को हम कहते हैं दौड़ना, दौड़ना, लेकिन वो दौड़ता नहीं है, तो वो सिर्फ समझेगा कि ये कोई शब्द है। लेकिन जब उसको कहेंगे ना दौड़ना, दौड़ो, तो दौड़ेगा। और जब दौड़ेगा ना तो उसको अनुभव होगा कि इसे दौड़ कहते हैं। जंप करो ना, कूदो ना, तो कूदेगा। और जब कूदेगा ना तो उसको अनुभव होगा कि अरे इसको कूदना बोलते हैं। तो वो कूद के, बोल के, खा के, दौड़ के, करके सीखता है। बच्चा भी सीखता है, बड़े भी सीखते हैं। और सीखने का तो जो क्रम है वो हमारे मृत्यु शैया पर पड़े रहने के वक्त भी सीखने को मिलता है। सोचिए, हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें भी आपको एक उदाहरण मिलेगा कि राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं रावण के पास और कहते हैं कि भले ये हमारा दुश्मन था, शत्रु था, लेकिन रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत अनुभवी था, उसके अनुभव ज्ञान से सीखो, जाओ कुछ सीखो। तो सोचिए जरा कि उस मृत्यु शैया पे पड़े हुए भी उस रावण के पास ज्ञान है और वो सिखाता है, और सीखने की जिसको ललक है वो मृत्यु शैया पे पड़े वाले से भी सीख लेता है। और जिसे सीखने की कला नहीं है ना, उसे जिंदा, उसे किसी तरह से कुछ भी परोस दीजिए, उसको हर एक चीज बॉर्डन लगेगा, हर एक चीज एक उबाऊ लगेगा। हाँ, कभी कभी हमारे सीखने के बीच में कुछ अड़चने जरूर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते। हम सीख सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने वो अद्भुत
हमारे अंदर वो तंत्र दिया है, वो ज्ञान दिया है। मनुष्य का तो सबसे बड़ा चीज होता है ज्ञान, जो सिर्फ मनुष्य के पास है, जानवरों के पास नहीं है। और अगर मनुष्य नहीं सीख सकता है तो फिर वो जानवर से भी बदतर है। वो मनुष्य जानवर से भी बदतर है, क्षमा कीजिएगा। अगर ज्ञान है, वो अनपढ़ नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, वो पागल नहीं है, और फिर भी नहीं सीखता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। वो सीख ही नहीं पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमी है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से अपंग है। और शारीरिक रूप से अपंगता कहाँ है? उसके मनोमस्तिष्क पटल पर है। उसमें नकारात्मक का भाव भर चुका है, या उसके अंदर भर चुका है, या वो उसी नेगेटिव को बस उसी इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है। तो सीखने का भाव जो होता है, वो हमें सीखने का बस ललक चाहिए। हम क्यों नहीं सीख सकते? एकदम सीख सकते हैं, जरूर सीख सकते हैं। हम नहीं सीख सकते हैं तो कौन कर सकता है? ये जब तक जुनून नहीं आएगा, ये जब तक हौसला नहीं आएगा, कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। और अगर ये जुनून आ गया तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता है, एकदम हम कर सकते हैं। तो ये भाव होना चाहिए। और एक टीचर्स को तो हमेशा हमेशा निरंतर सीखने की तो क्रिया ही निरंतर चलती रहती है। बीएड में ये चीज पढ़ने को भी मिलता है, लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल। और एक शिक्षक आज सीबीएसई कह रहा है कि हमारे यहाँ जो भी सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल है वहां पे बीएड टीचर चाहिए। उसके इस कहने का भाव क्या है? क्योंकि वो प्रशिक्षित है, वो अन्य से अलग है। एक स्टूडेंट्स निकल के जब कोई टीचिंग का काम शुरू करता है बिना बीएड किए हुए, और एक टीचर जब बीएड करके किसी चीज को करता है, दोनों में फर्क होता है। एक स्टूडेंट्स अपने अनुभव को धीरे धीरे उस बच्चों के बीच में रखते हुए सीखता है, जबकि एक टीचर बच्चों के बीच में तो है ही और प्रशिक्षित है, तो उसका अनुभव एक अलग बोलता है। इसलिए बीएड हर एक की अनिवार्यता बढ़ा दी है सीबीएसई ने। एक प्रशिक्षित है, तो प्रशिक्षित बीएड जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, बीएड करते हैं, तो उस वक्त भी हम सीखते हैं। तो ये हमारे सीखने का तरीका हुआ, बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, कार्य करके। लेकिन एक चीज और भी है। अगर हम सोचिए जरा, आप शिक्षक हैं, आप ऐसे नहीं हैं, मैं जिन लोगों के बीच में आज ये स्पीच दे रहा हूं वो सभी अनुभवी हैं। और अनुभवियों के बीच में अपने अनुभव को रखना, वो एक अपने आप में गर्व महसूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अनुभवियों के बीच में नहीं हूँ। आप खुद अनुभव, कॉमन सेंस है। अगर एक आंख का अंधा है, नेत्रहीन है, और उसे आप सिखाने जा रहे हैं, और उसे आप कुछ दिखा रहे हैं, आप कुछ दिखा रहे हैं, तो सोचिए जरा ना, वो देख पाएगा, वो नहीं देख पाएगा। अच्छा, वो देख नहीं पाएगा तो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो एक आंख के अंधे को हम दिखा के नहीं सिखा सकते। अब सोचिए जरा, एक वो कान का बहरा है, और उसे हम बोल के सिखा रहे हैं। उसके पास आंख है लेकिन कान नहीं है, उसको हम बोल के सिखा रहे हैं। वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो मैंने पहले भी बोला, अपने बोलने के क्रम में भी बोला कि देखिए, सीखने के क्रम में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाधाएं हमें रोक लें, हम नहीं सीख सकते हैं। हम जरूर सीख सकते हैं, ये कंफर्म है कि हम सीख सकते हैं। बस सिखाने वाले भी अच्छे होने चाहिए, और सीखने वाले की भी ललक होनी चाहिए कि हम कुछ सीखेंगे आज, तो वो जरूर सीख सकता है। और सोचिए जरा, कान का बहरा और आंख का वो तो है ही, अब मुख से बोल नहीं सकता है, उससे आप क्वेश्चन एंड आंसर मेथड से समझाने चले हैं। सोचिए, क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। बोल ही नहीं पा रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन राइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुंह से बोल दे, तो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए इस विषय का भी जो चयन किया गया है, जो सीबीएसई भी जो ऑनलाइन कंडक्ट करा रही है इस विषय को, उसने भी देखिए कितना सोच समझ के इस विषय को साथ टैली किया है। टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स, मतलब सीखना और सिखाना दोनों एक
एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें सीखना अच्छा से नहीं आता ना तो सिखाने भी अच्छा से नहीं आएगा, पक्का बोलते हैं। आप लोग एक संगीत सुनते होंगे, गीत सुनते होंगे, आप आरती गाते होंगे ना, तो एक आरती गाते हैं ना, आनंद के हैं दाता प्रभु, आनंद के दाता, दुखियों के भाग्य विधाता प्रभु, दुखियों के भाग्य विधाता। तो आप शिक्षक जो हैं वो शिक्षार्थी के भाग्य विधाता हैं। आप जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थियों के भाग्य विधाता हैं। और आप जब सिखाने जा रहे हैं और सिखाने के क्रम में, मेरी आवाज मिल रही है? एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, कोई एक राइट कर दीजिए, मेरी आवाज जा रही है? तो आ रही है। अब जिस प्रकार से वो आनंद के दाता हैं और भाग्य विधाता हैं, तो भाग्य विधाता आप कक्षा कक्ष में बच्चों के भाग्य विधाता हो जाते हैं। और जब बच्चों के भाग्य विधाता होते हैं और आपको सिखाने नहीं आएगा ना, तो वो जानते हैं उसके मन में क्या फील होता है, वो क्या कहता है। वो भले बोल नहीं पाता है, वो एक डर से बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा संगीत आता है मालूम है? उसके अंदर आता है संगीत, बोरिंग के दाता है नीरस के दाता, बोरिंग के दाता है नीरस के दाता, इनको कुछ नहीं आता, बोरिंग के दाता है नीरस के दाता, इनको कुछ नहीं आता। तो ये उसके अंदर भाव नहीं आना चाहिए। विषय की प्रस्तुति इतनी लाजवाब होनी चाहिए कि बच्चा का मन उबे ही नहीं। तो इस प्रकार से आपकी सिखाने की और सीखने की कला होनी चाहिए। अभी हम सिखाने की कला पे नहीं आए हैं, हम अभी सीखने की कला को ही बता रहे हैं। अभी सिखाने की भी कला, तो ये सिखाने की कला पे भी आएंगे, अभी सीखने की कला बता रहे हैं आपको। आगे हम चलते हैं। वन मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेट का इशू है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। लर्निंग स्टाइल्स, जो कि मैंने पहले ही बताया, देख के सुन के। अभी कभी कभी दो मेथड्स अप्लाई होते हैं, जैसे किसी किसी बच्चे को लिख के पढ़ के दोनों, और देख के, अब सब कुछ है, मान लीजिए आंख है, कान भी है, लिखने की भी कला है, करने की भी कला है, तो वो चारों चीज से सीख सकता है। लेकिन किसी के अंदर अगर सुनने की कला नहीं है ना, तो सिर्फ देख के सीखेगा। अगर जिसको देखने की नहीं है, वो छू के अनुभव करेगा, ब्रेन लिपि उस प्रकार से करेगा। मैं आपके सामने कभी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रखा हूं, टाइप्स ऑफ लर्नर। एक बार आकलन हुआ कि हमारे बीच में सीखने की जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज सबसे अधिक किससे है? तो सबसे अधिक परसेंटेज आया देख के। इसका परसेंटेज रहा 60.9% रहा, जिससे कि लोग सीखते हैं। सुन के सीखने वाले का जो परसेंट रहा वो 10.3 रहा, और प्रश्न पूछ के वो रहा 39.5, और अदर वे से जो रहा वो रहा 3.9%। देखिए ना, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग बहुत, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चीज हम लोगों ने सृष्टि का जान रखा है। हम लोग बहुत कुछ अभी नहीं जानते हैं। अभी जैसे देखिए ना, हम लोग कभी कभी जाते हैं और कुछ नया चीज मिल जाता है, जैसे आज एक्सीलेटर मिल रहा है, कहीं कहीं स्टेशन पे जाते हैं ना, एक्सीलेटर मिलता है, उस पर हम लोग चढ़ते हैं। पहले सीढ़ी से चढ़ते थे, कहीं कहीं ऊपर तक मकान में जाना होता है ना, 4 तला 10 तला बिल्डिंग है, वहां पे हम लोग लिफ्ट सिस्टम से जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम लोग जन्म लेते ही हमारे घर परिवार में ऐसा लिफ्ट सिस्टम है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं, और देखने के क्रम में बच्चा क्या करता है, देखिएगा, जो बच्चा को नहीं आएगा ना, वो आगे वाले को देखेगा। अभी सीखने वाला जो बच्चा एकदम सीखने की उसके अंदर सही कला होगी, तो क्या करेगा, देखेगा आगे कैसे जा रहे हैं, अब ये पिताजी कैसे जा रहे हैं आगे, अब माताजी कैसे जा रही हैं, तो वो जाने के क्रम में क्या दबा रहे हैं, कैसे उसमें बढ़ रहे हैं आगे, कैसे चल रहे हैं।
तो ये उसको देख के बहुत कुछ सीख जाता है। अब ऐसे भी देखिए ना, अगर हम मूवी देखते हैं और मूवी देखते हैं ना, तो मूवी की पटकथा जो होती है ना, वो हमारे मनोमस्तिष्क पटल पे बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं ना, तो उसमें उसका हाव भाव, उसका करने का तरीका, तो हमारे मनोमस्तिष्क पटल पे बैठ जाता है। अरे ऐसे 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 किया, ऐसे किया। तो क्या है कि वो हमें देख के बहुत, लेकिन वही अगर कोई कहानी का है ना, सिर्फ कहानी का है, तो हम चित्रण करते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ऐसे इमेजिंग पावर बढ़ता है। स्टोरी टेलिंग में इमेजिंग पावर बढ़ता है। लेकिन अगर हम विजुअली देख रहे हैं ना, तो हमारे प्रभाव डालता है। इस प्रकार से एक आकलन किया गया, तो माना गया कि विजुअलिटी जो होता है विजुअल लेवल से हमारे सीखने की कला बहुत होती है। अब सोचिए जरा ना कि जो नेत्रहीन है और वो हमसे अधिक काम करता है, और जो हमारे पास नेत्र है फिर भी हम देख नहीं पा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सोचिए जरा एक बार, आप कितने कमजोर हैं। भगवान ने आपको आंख दिया है ना, फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं। आपके पास कान दिया है, फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं। आपके पास ज्ञान दिया है, फिर भी आपको आकलन करने का शक्ति नहीं हो पा रहा है, जानने का शक्ति नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज भी है सोचने का कि क्या सही है। तो देखने से हम लोग सीखते हैं, ज्यादा परसेंटेज मात्रा ज्यादा होती है सीखने से, देखने से सीखने की। अब क्या है, सुन के वाले अधिगम जो होते हैं, सुन के वाले, सुनने से जो हम सीखते हैं, तो जैसे पहले रेडियो हुआ करता था, रेडियो हम सुनते थे। आज हम लोग न्यूज को क्या करते हैं, दो फॉर्म हो गया उसमें, एक विजुअली भी उसको देख भी रहे हैं और ऑडिटरी उसको सुन भी रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले हम लोग न्यूज देखते थे ना, तो क्या होता था, पहले न्यूज जब जानना होता था तो क्या होता था कि हम लोग न्यूज सुनते थे। उस समय हर एक घर में टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, तो उस समय हम लोग सुनते थे सिर्फ। तो ये श्रव्य अधिगम है। रेडियो जो होगा वो श्रव्य अधिगम के एक सामग्री है, उपकरण है, वो श्रव्य अधिगम में आता है। वो सामग्री जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, सुनने के उपयोग में लाते हैं, वो श्रव्य अधिगम में सहायक सामग्री है। अब क्या है कि कुछ है कि जैसे दृश्य अधिगम, जिसे हम देख के, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं या बच्चों को हम कुछ समझाते हैं, तो उसे कुछ पुस्तक, मानचित्र, चार्ट, पोस्टर दिखाते हैं या देशांतन कराते हैं। हमारे यहाँ देखिए ना, हमारे विद्या भारती में देशांतन की है स्थिति। हमारे बच्चे देशांतन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, देश भ्रमण करने जाते हैं। तो देश भ्रमण करने के क्रम में वो संग्रहालय देखते हैं, देश भ्रमण करने के क्रम में वो अलग अलग स्थानों को जाते हैं, और अलग अलग जब स्थानों को जाते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि भाई ये ये मंदिर है, ये मंदिर है, उसका नाम भी जान जाते हैं। तो ये नाम मीनाक्षी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। तो उस मंदिर, और एक है कि हम उसको बता रहे हैं कि ये सूर्य मंदिर है, लेकिन वो देखा नहीं है। तो देखा नहीं है ना, तो वो उसको ज्यादा नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर वो देख लिया ना, तो उससे अगर पूछिए ना, तो कहेगा अरे ये ऐसे है, वहां पे ऐसे है। वो उसको 4 लाइन और अधिक बोलेगा, क्योंकि वो क्या किया है, वो देख लिया है। तो मैंने पहले भी बोला कि देखने से जो होता है वो हमारे मनोमस्तिष्क पटल को ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ भी मैंने कुछ अपने प्रेजेंटेशंस में इंक्लूड कर रखा है। जैसे देखिए, आजकल विद्यालय में क्या हो रहा है ना, कि विद्यालय में दीवालों पे, प्राइमरी सेक्शन के अंदर सिखाने की एक अच्छी कला है कि हम उस दीवाल पे ही ड्रॉ कर दिए। जो पढ़ाना है उस बच्चे को रोज बताना है, प्राइमरी लेवल है, बेसिक कंसेप्ट देना है, उसको रोज बताना है, उसको हम दीवार पे उसका चित्रण कर दिए। अब जब उसको चित्रण कर देंगे ना, तो वो बच्चा रोज उसको देखेगा, और जब रोज देखेगा तो वो उस टीचर्स के कहने से ज्यादा वो देख देख के समझ लेगा। अब होता क्या है ना, कि जब नामांकन होता है, तो नवीन नामांकन में बच्चे जो होते हैं वो उस तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, तो जो पुराने, जो पहले से बच्चे हैं उनसे पूछते हैं ये क्या है, ये तुम्हारे स्कूल में, विद्यालय में पहले से है, ये किस चीज का चित्र है, ये किस चीज का चित्र है। तो बच्चा आपस में बात करते हुए कहता है अपने मित्र से, अरे अरे नहीं जानते हो, ये हमको आचार्य जी बता रहे थे ये अनार है, हमको आचार्य जी बता रहे थे ये आम है, हमको आचार्य जी बता रहे थे ये इमली है। तो बच्चा को क्या होता है कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली,
इसका भी अनुभव हो जाता है उसको। मतलब वो अक्षर ज्ञान तो हुआ ही, अब वो चीज कैसा दिखेगा, कैसा होता है, उसका शेप, उसका आकार, उसका कलर सब मालूम चल गया। अब देखिए ये तो मालूम चल गया, लेकिन अगर उसको टेस्ट करने को दे दीजिए तो काइनेटिक्स वे में आ जाएगा और वो क्या होगा कि उसको चख के और उसको जान जाएगा कि अरे इसका स्वाद ऐसा है, इसका स्वाद ऐसा है। तो ये काइनेटिक्स वे हो गया। तो वो उससे सीख लेगा, मतलब देख के, सुन के, लिख के, पढ़ के, ऐसे ऐसे वो सीखते जाता है। सीखने का ये क्रम होता है। एक ही चीज को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, आपको भी बोरिंग फील होने लगेगा। तो ये है। अब श्रव्य दृश्य अधिगम सहायक सामग्री का मैंने यहाँ पे डाला है, जैसे मैंने पहले उदाहरण में भी बताया कि टेलीविजन है, कंप्यूटर है, चलचित्र है, जिसमें कि हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी। अब क्या है, ये दौड़ने का मैंने पहले भी बताया, खाने का, गाने का, लिखने का, ये सब चीजें। तो ये रहा हमारा एक इस सेशंस के पहले आवर्स, मतलब अगर हम पहले अगर कहें तो पहले में हमने सीखा कि भाई लर्निंग क्या है। अब इसका जो दूसरा पहलू है उस पर हम चलते हैं कि टीचिंग क्या है, शिक्षण है क्या, सिखाना है क्या। सीखना तो हम लोग समझ गए हैं कि सीखना जिस मेथड्स के थ्रू हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं वही मेथड हमारे लिए लर्निंग स्टाइल हो जाता है। लेकिन अब बातें आती हैं कि टीचिंग क्या है, टीचिंग किसे कहेंगे। तो टीचिंग के लिए कहते हैं बात, अगर हम टीचिंग की बात करते हैं कि टीचिंग है क्या, तो व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है। तो टीचिंग के बारे में बात करते हैं। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग जो है ना एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए मैड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड टीचिंग। टीचिंग इज मैड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड टीचिंग। जो शिक्षण शब्द है वो टीचिंग वर्ड से बना है। टीचिंग जो वर्ड है वो टीचिंग इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, विच मीन्स टू लर्न, जिसका मतलब ही होता है सीखना। टीचिंग इज ए थ्री प्रोजेक्ट प्रोसेस। ये त्रिआयामी प्रोसेस है, त्रिआयामी प्रक्रिया है, in which the teacher and the students realize their personality through the curriculum। ये क्या होता है ना, एक सिखाने की जो कला होती है उसका जो केंद्र बिंदु होता है। अब एक पाठ्यक्रम हम ले लेते हैं और उस पाठ्यक्रम में हम बच्चों को जोड़ते हैं और हम शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षार्थी को एक पाठ्यक्रम के माध्यम से जोड़ते हैं और ये जोड़ के जो वो ज्ञान देते हैं, वो जो सिखाते हैं, वही तो है टीचिंग। तो इसीलिए तो इसको बोला गया है त्रिआयामी, त्रिआयामी प्रक्रिया। इसमें तीन आयाम है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और एक पाठ्यक्रम है। अब सोचिए ना जरा, आप टीचर हैं और आप सिखा रहे हैं। अब सिखा रहे हैं, आपके पास शिक्षार्थी है ही नहीं, तो जब शिक्षार्थी रहेगा ही नहीं तो आप किसको सिखाइएगा। अरे सिखाने के लिए शिक्षार्थी का तो होना जरूरी है ना। शिक्षार्थी है ही नहीं तो आप क्या दीवार को पढ़ाइएगा, क्या आप दीवार को बताइएगा। तो शिक्षार्थी का होना जरूरी है। ठीक है, बच्चे हैं, शिक्षक भी है, लेकिन उसके बीच का पाठ्यक्रम ही गोल है। अब पाठ्यक्रम है ही नहीं तो क्या बताइएगा, मतलब कुछ विषय भी तो होना चाहिए ना। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए, विद्यार्थी होने चाहिए, और तब शिक्षक की अहमियत बढ़ जाती है। और वो हमारा जो उससे हम सीखते हैं वो हमारा वो शिक्षण जो होता है वो टीचिंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं क्षमा चाहेंगे, कुछ नेटवर्क इशू के वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हम जहाँ बैक्स जो हम चाहते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पे हम थे
कि जो टीचिंग है उसमें 3 त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें कि शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होता है और शिक्षक होते हैं। इसीलिए इसी को त्रिआयामी प्रक्रिया कहा जाता है। ये अब बात करते हैं कि दैट इज बाय मेकिंग ए सब्जेक्ट ए मीडियम वी कॉल टीचिंग ओनली द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। ये क्या है कि टीचिंग जो प्रक्रिया है उसमें हम अपने आइडिया को, अपने इंटरेक्शंस को एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं। जैसे हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक हैं तो हम अपने इंफॉर्मेशंस को बच्चों के बीच में देते हैं और बच्चों की इंफॉर्मेशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज हो रहे हैं, अपने आइडिया को हम इंटरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, ये शिक्षक जो एक्सचेंज कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, ये सिखाने की जो प्रक्रिया है वो हमारा है टीचिंग मेथड। इसको मैंने हिंदी राइटेबल्स भी यहाँ पे करके रख रखा है, अगर किसी को अगर स्क्रीनशॉट करके इंग्लिश हिंदी इसलिए मैंने मिक्स कर रखा है कि समझने में आपको आसानी रहे। मकसद ही है समझना, सही से समझाना, यही तो मकसद है। तो इस चीजों को मैंने हिंदी में भी राइट करके यहाँ पे डाल रखा है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेथड क्या है? क्या है मेथड? टीचिंग का मेथड क्या है? कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हम सिखाएंगे? तो मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड है। वैसे मोर देन टीचिंग मेथड, मोर देन टीचिंग मेथड, बहुत सारे टीचिंग मेथड है जिससे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और हर एक शिक्षक को एक मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई एक ही मेथड को अगर आप निरंतर रोज लगाते हैं उस क्लास में, बच्चा के बीच में आपका जो वैल्यू है उसका ह्रास होगा, आपके वैल्यू का ह्रास होगा। हाँ, किसी स्पेशल और किसी खास के लिए तो ये हो सकता है कि एक ही मेथड, जैसे मैंने पूर्व भी कहा कि जिसे नेत्र ही नहीं है उसे हम कुछ दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे नहीं संभव है, उसके लिए एक ही लिपि। अब जैसे ब्रेन लिपि, तो ब्रेन लिपि का यूज वहां तक कुछ स्पेशल केस के लिए ठीक है, लेकिन जहां सब कुछ एलिजिबिलिटी है, बच्चा हर एक तरह से सही है, किसी प्रकार से वो अपंग नहीं है, तो उस तरह के बच्चों के बीच में अगर हम एक ही मेथड्स को रोज फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा आपके विषय को सही से नहीं सुनेगा और वो अन्य से भी चर्चा करेगा। अरे वो आएंगे ना आज, तो देखना ये कहानी पढ़ाना है, इसका वो उदाहरण देंगे। मतलब उसके पिताजी ने जो पढ़ा जिस मेथड से, उसको बच्चे को भी वही मेथड पढ़ा रहे हैं। नया नया जनरेशन हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने की शैली जो है उसमें वो पुराना ही आलाप है। तो जब पुराना आलाप होगा ना, तो बच्चा भी अनुभव, आपको मतलब एक होता है ना कि अनुभव कर लेता है, अरे ये ऐसे ऐसे बस बस इतना ही, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो आपके कक्ष में जाने से पहले वो बच्चा अपने मित्र से ये चर्चा कर लेता है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि किसी बच्चा जो है उसका नंबर्स कम आया, उसको उसी क्लास में रहने दिया गया और वो आपके विषय को देखा है, सुना है, समझा है, तो वो जो नए बच्चे के साथ फिर जो नए बच्चे आते हैं उनसे वो तो पुराना है, आपके विषय को पहले जानता है, तो कहता है कि आचार्य जी आएंगे ना, देखना विषय को ऐसे ही रखेंगे और ये उदाहरण जरूर देंगे। तो आपने क्या किया? टीचिंग में नवाचार नहीं लाया, मेथड्स नया अप्लाई नहीं किया। इसलिए मेथड को जानना जरूरी है, एक टीचर्स के लिए मेथड को जानना जरूरी है, चाहे वो किसी भी अवस्था को चला गया हो, वो रिटायरमेंट की व्यवस्था पे क्यों ना हो, उसको जानना जरूरी है। मैंने कहा सीखना और सिखाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो टीचिंग मेथड जो है उसको जानना चाहिए। अब टीचिंग मेथड्स मोर हैं, कुछ जो हैं उस मेथड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे हम टीचिंग्स के कुछ मेथड्स को दे रखते हैं। इससे पहले भी हमारे सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग में ये विषय संपादित हो चुका है, स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसकी हम लोगों ने पूर्व चर्चा
हमारी रिसोर्स पर्सन उषा जी थी, उन्होंने इसको विषय को बहुत बखूबी बहुत अच्छे ढंग से रखा था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस सत्र में भी कहना चाहूंगा। तो स्टोरी टेलिंग मेथड, ये कहा गया है कि स्टोरी टेलिंग मेथड जो होता है वो क्या होता है कि हमें हमारे विषय के प्रति लगाव बढ़ा देता है। अगर जो बच्चा कुछ नहीं सुनना चाहता ना, उसको कह दीजिए कि हम आज कहानी सुनाएंगे, तो कहानी सुनता है, जैसा आप लोग पहले से को समझ चुके हैं। उसके बाद होता है टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, थ्योरेटिक्स मेथड और डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। मैंने यहाँ पे 10 मेथड्स को इंक्लूड किया है, क्योंकि टाइम्स का तो जो फाउंडेशन है सो है ही, लेकिन हमने सोचा कि मूल्य विषय को जोड़ा जाए, जो उसमें जरूरी है उसको जोड़ा जाए, मैंने इसलिए इसको जोड़ा। अब हम बात करते हैं कि ये मेथड्स के विषय में हम एक एक करके देखेंगे। स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड्स की बात अगर हम करें, अब पहले से भी पूर्व से परिचित हैं, लेकिन एक बार हम फिर से फोकस कर देते हैं कि इन दिस मेथड टीचर्स प्रेजेंट लेसन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। टीचर कैन आल्सो कम अप विद स्टोरीज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। इन दिस मेथड टीचर प्रेजेंट लेसन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। यहाँ पे बातें आ रही हैं कि ये वो मेथड है जिसमें कि शिक्षक अपने लेसन को स्टोरी के रूप में परफॉर्म करता है, स्टोरी के रूप में दिखाता है। मतलब अपने लेसन को स्टोरी कहानी में वो पिरोहित कर देता है। कथात्मक विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। टीचर कैन ऑल्सो कम अप विथ a story related to the subject in the middle of lesson to make the session। अब बातें हैं कि स्टोरी तो कह रहा है, कहानी हम कह रहे हैं, लेकिन कहानी का केंद्र बिंदु जो हमारा है, कहानी का कहने का जो मूल्य भाव है, वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कहानी नहीं कह रहे हैं और आप कहानी कहते जा रहे हैं, तो बाद में कहेगा वो बच्चा, क्या समझाए हैं, आई क्या समझा रहे थे, मतलब इसका तो कहीं ना ताल है ना सूर है ना कहीं कुछ नहीं है, इससे तो ये मिलता जुलता ही नहीं है, आई पता नहीं क्या कहानी का है, ना कहानी है समझ में आना, विषय ही हम लोग का कंप्लीट हो पाया। तो हमारा मूल्य भाव क्या है, विषय को संपादित करने के लिए विषय हमारा नीरस नहीं हो, तो इस विषय को नीरसता को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग करते वक्त हमारे दिमाग पे ये रहना चाहिए कि हम जो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं उसका जो मेन गोल है हमारे विषय से है। भले हम कहानी को सामाजिक रख दिए, उसको काल्पनिक बना के प्रस्तुत कर रहे हो, चाहे जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन उसका जो मेन रिलेशनशिप हमको एस्टेब्लिश करना है, उसको समायोजित करना है, वो सब्जेक्ट से करना है। अगर हम सब्जेक्ट से भिन्न जाते हैं तो स्टोरी टेलिंग का कहने का मकसद ही नहीं होता है। एक टीचर का मकसद क्या होता है, एक टीचर का मकसद होता है कि बच्चों को उस विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाए, उसका अनुभव हो जाए उसको। आज मेरे इस सेशंस का क्या है मकसद, कि मैं इस सेशंस को ले रहा हूं तो बस यही मकसद है कि मैं 1 घंटा को पूरा कर लूं, मेरा ये एक सेशंस कंप्लीट हो जाए, ना ना ना। मेरे इस सेशंस के लेने का मतलब है कि 1 घंटा तो मेरा जाएगा, लेकिन हमारे साथ साथ जितने 39 टीचर्स जुड़े हुए हैं, 38 टीचर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो लोग का भी 1-1 घंटा जाएगा। और जब उन लोगों का 1-1 घंटा जाएगा तो हमने बहुत बड़ा अनहित कर दिया कि अगर मैंने सही नहीं बताया, मैंने अगर सही ढंग से नहीं बताया। तो एक शिक्षक के लिए भी अगर वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे साथ जो ये 40 बच्चे जुड़े हुए हैं एक सेक्शन के अंदर, वो 40 बच्चे का 1-1 घंटा कह रहे हैं, 40-40 मिनट हम उसका ले लिए एक सेशन का, और उसका मकसद भी जो मैं मतलब होना चाहिए वो उससे रिलेटेड नहीं रहा। मतलब विषय कहीं और बातें कहीं,
तो ये चीज नहीं होना चाहिए स्टोरी टेलिंग जो होता है। अब क्या है कि सब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ लेसन टू मेक द सेशंस मोर इंटरेस्टिंग, मतलब मोर इंटरेस्टिंग की बात हो रही है, मतलब वो काफी रुचिकर हो। अब स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और स्टोरी टेलिंग करने का कोई उससे फिट नहीं बैठता है, जैसा मैंने पहले भी कहा। एज अ स्टूडेंट यूजुअली लव हियरिंग स्टोरीज, बच्चा खूब मग्न होके प्यार से सुने उसको, बहुत ध्यान लगा के सुने। इस प्रकार से इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज श्योर टू ग्रैब देयर इन अटेंशन, और उसका जो है अटेंशन, देखिएगा वो अटेंशन उसका जो है पावर बढ़ेगा, वो स्थिर हो जाएगा। कभी कभी देखिएगा हमारे कक्ष जो कुछ टीचर्स जाते हैं कक्षा में, इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन होता क्या ना, उनके कक्षा में शोरगुल बहुत होता है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। क्या है प्रॉब्लम, क्या है? उनके पास नॉलेज की कमी है? नहीं। उनके पास विषय की पकड़ नहीं है? नहीं, क्योंकि उनका चयन ही होता है उस आधार पे। लेकिन उनके पास कमी क्या है? मेथड की कमी है। अगर मेथड उनका सही है, कब किस समय कौन से हमको प्रेजेंट ऑफ माइंड्स को इन्वॉल्व करना है उस कक्षा में, ये अगर हमारे पास नहीं है तो हम अपने कक्षा को सही से संपादित नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, स्टोरी टेलिंग अगर हम करना शुरू कर दिए, हाँ, अब मैंने पहले भी कहा, एक ही काम रोज रोज नहीं, एक काम एक मेथड अगर रोज रोज करेंगे तो कक्षा उबाऊ हो जाएगा, बच्चा आपको परख लेगा। तो स्टोरी टेलिंग जो होता है वो अटेंशन पैदा करता है। स्टोरी टेलिंग एक अटेंशन ही नहीं पैदा करता है, स्टोरी टेलिंग ये भी है कि अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो बच्चा अगर छोटे क्लासेस का, प्राइमरी सेक्शन का बच्चा है, तो उसमें इमेजिंग पावर बढ़ता है। आप उसको कुछ चीज का जिक्र कर रहे होंगे ना, अगर कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी वन में जा रहे थे, तो देखिए उसको क्या क्या उसके मनोमस्तिष्क पटल पर चित्रण होगा। जरा अपना खुद दिमाग अप्लाई करके सोचिए, हम बच्चे थे तो कैसे सोचते थे, अरे राम जी सीता जी उनका चित्र कैसा होता होगा, उन कैसे दिखते होंगे, और उनके साथ लक्ष्मण जी उनके भाई भी थे, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैसे दिखते होंगे, ओ मेरे घर वो कैलेंडर है ना, उसमें राम सीता जी लक्ष्मण जी तीनों आदमी हैं, वन नहीं है, वन क्या होता है, अच्छा जी वन क्या होता है, तो वन पूछेगा, क्योंकि उसमें पूछने का भी मतलब क्वेश्चंस अराइज, इमेजिंग, अटेंशन, ये सब आने लगता है। स्टोरी टेलिंग वैसे अगर इंटरेस्टिंग हो तो, बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा हो तो उसके दिमाग में जाएगा कि अच्छा जी ये कैसे, ये कैसे, वो पूछेगा भी लास्ट में आपसे, बीच में भी पूछ सकता है, और वो मन में चित्रण भी करने लगता है, तो उसका इमेजिंग पावर बढ़ने लगता है, उसका अटेंशन पावर बढ़ने लगता है। ये हमारे स्टोरी टेलिंग मेथड्स का एडवांटेज है, स्टोरी टेलिंग का एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं कि स्टोरी टेलिंग तो है, एडवांटेज हमने कह दिया, अभी दूसरा हम प्रेजेंटेशन ला भी रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी और भी बता सकते हैं, इसमें बता देते हैं आपके लिए। डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज क्या है, बोरिंग ना हो, आपका स्टोरी जो कह रहे हैं वो बोरिंग ना हो, उबाऊ ना हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो। ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपने उसको सही से नहीं, अगर उसको बच्चों के बीच में डाला, तो वो डिसएडवांटेज की गिनती में आएगा कि स्टोरी टेलिंग आपका सही प्रभावित नहीं रहा बच्चों के बीच में। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। ये टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। टेक्स्ट बुक मेथड, तो टेक्स्ट बुक मेथड के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड जो है, अगर आप टेक्स्ट बुक मेथड के बारे में बात करें तो वो अक्सर कुछ लोग टेक्स्ट बुक मेथड्स को अप्लाई करते हैं अपने कक्षा में। In this methods give the contents in textbook according to the age of the student. Textbook method develop reading skills and correct writing skills. In this method, teacher and the student center base depend on age, content level and class. ये क्या है, इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वही केंद्र बिंदु होते हैं, और वो जो केंद्र बिंदु होते हैं उन्हीं वो मतलब वो एक्टिव ज्यादा रहते हैं। इन दिस, इस मेथड्स के अंदर देखिएगा
तो क्या होता है ना कि टीचर जाते हैं और कक्षा कुछ में बोलते हैं कि ये पुस्तक लो और इसको पढ़ो। तो पढ़ने के क्रम में जो बच्चे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहा है बच्चा वो एक्टिव हो जाता है, जो बच्चा पढ़ रहा है बाकी बच्चे हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, सुन रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो होते हैं एक्टिव जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। अब क्या है कि पढ़ने के क्रम में उन्हें क्या होता है कि उनका रीडिंग स्किल बढ़ता है, और जब बच्चे पढ़ेंगे टेक्स्ट तो वो सही से लिखना भी सीखेंगे। जब वो देखते हैं ना कि ये वर्तनी ऐसे लिखा है, हर्षिकार दीर्घिकार ऐसे लिखा है, तो वो उस चीज शब्द का भी उनको अनुभव होता है, मतलब शब्द भंडार भी बढ़ता है उनके अंदर। शब्द के पढ़ने के बाद, शब्द को सुनने के बाद, चाहे स्टोरी टेलिंग मेथड हुआ या टेक्स्ट बुक मेथड हुआ, तो उसमें शब्द भंडार भी बढ़ता है। टेक्स्ट बुक मेथड में रीडिंग राइटिंग स्किल्स तो होता है, बढ़ता ही है। उसके बाद क्या है कि उसमें धारा प्रवाह, मतलब ये भी हम जज कर पाते हैं कि किस बच्चे का ये फ्लुएंसी पढ़ रहा है, कौन बच्चा पढ़ने में असक्षम है, कौन बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये जज करने का जो है ये मेथड टेक्स्ट बुक मेथड है। टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है वो एज अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे देखिए, ये प्राइमरी सेक्शंस में तो काफी प्रभावी रहता है, हायर सेक्शंस के लिए भी है, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्शंस में पढ़ने की प्रॉब्लम्स प्राइमरी सेक्शंस में वहीं से शुरुआती स्टेज से आ जाती है कि पढ़ने की इनके अंदर प्रॉब्लम है, तो वहीं उसको दूर किया जाता है। लिखने का, गलती लिख रहे हैं तो उसको करेक्ट करने का, इसलिए टेक्स्ट बुक मेथड्स को अप्लाई कराया जाता है प्राइमरी सेक्शंस के बच्चों के अंदर। भाई आप जाते हैं उसको बोलते हैं आप पढ़ो, आप भी उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ज्यादा वो एक्टिव है, उसको आप एक्टिव ज्यादा कर रखे हैं, उसका आंख उस पर ध्यान दे रहा है, वर्तनी को देख रहा है, कैसे लिखा है देख रहा है, कैसे राइट किया हुआ है, पढ़ रहा है, पढ़ने क्रम में वो क्या है भाई, कोई लाइंस गड़बड़ नहीं पढ़ दें, कोई इनकरेक्ट नहीं कर दें, कुछ पढ़ने क्रम में गलत नहीं पढ़ दें, तो उसका दिमाग भी है, वहां भी उसका दिमाग बना हुआ है, अटेंशन पावर यहाँ भी है, टेक्स्ट बुक मेथड में भी अटेंशन पावर बना हुआ है। तो टेक्स्ट बुक जो है ये आपका तरीका है एक पढ़ाने का, बच्चों को क्रियाशील रखने का। उसके बाद बात करते हैं लेक्चर मेथड। अब जैसे देखिए, ये लेक्चर मेथड जो होता है ना, कि लेक्चर मेथड्स वन साइडेड चलता है। आप पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, सिर्फ व्याख्यान दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बच्चा सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, तो ये लेक्चर मेथड हुआ। अब बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ा समूह है, उस बड़े समूह को अगर आपको पढ़ा रहे हैं और उसको आप शिक्षा दे रहे हैं, तो ये क्या होता है कि लेक्चर मेथड वहां पे काफी प्रभावी होता है। बड़े से सभाओं को कम संसाधन में और कम समय में शॉर्टली वे में, इसमें लेक्चर मेथड्स के थ्रू हम लोग जाते हैं। लेक्चर इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग, और इस समय देखा जा रहा है ना कि आजकल लेक्चर मेथड काफी मतलब हायर सेक्शंस के लिए, ये नहीं है कि लोअर सेक्शंस में लेक्चर मेथड्स को अप्लाई कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हायर सेक्शंस के लिए है। ये बड़े जन समूह में अगर हमारे कुछ विद्वत लोग हैं उनके बीच में हमें अपने विषय को रखना है, तो ये लेक्चर मेथड्स वहां आपके लिए सही है। लेक्चर इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चरिंग डिलीवर कंसेप्ट, इट डिलीवर्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत बड़े जानकारी को हम कम समय में रख सकते हैं लेक्चर मेथड्स के थ्रू, क्योंकि हमको व्याख्यान देना है, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेक्चर बस दिए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, क्योंकि वो हमने पहले भी कहा ये हायर सेक्शंस के लिए प्रभावी हो सकता है, ये विद्वत जनों के बीच में प्रभावी हो सकता है, ये अनुभवी जनों के बीच में प्रभावी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी सेक्शंस में अनुभवी नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे उस विषय को नहीं समझ पाएंगे, आपका लेक्चर वो नहीं समझ पाएंगे। लेक्चर्स कौन समझ पाएगा? जो पहले से उस चीज विषय में या उसकी विद्वता उसके अंदर है, तो वो समझ पाएगा। तो एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हम लोग रख लेते हैं। एडवांटेज अगर देखें तो सेफ टाइम है, इसमें हम टाइम सेविंग जो होता है हमारा कम समय में अपने विषय को रखने की एक इसमें विशेषता है। उसके बाद है परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि अगर आप मैंने पहले भी कहा कि हायर सेक्शन के बच्चे विषय का पूर्व से उनको अगर अनुभव है, उस पर फिर आपको कुछ नया कुछ पढ़ाना है, उससे जोड़ के लेक्चर दे रहे हैं आप, तो वो परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। रिक्वायर्स लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट्स, परमिट्स एडेप्टेबिलिटी, परमिट्स वर्सेबिलिटी, परमिट्स बेटर सेंटर्स ओवर कंटेक्ट एंड सीक्वेंस, ये इसके एडवांटेज हैं।
डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्वॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशंस, एक ही तरफ से बोले जा रहे हैं। उसके बाद है पॉज प्रॉब्लम्स इन स्किल टीचिंग्स। अब क्या है कि जो प्रॉब्लम्स अगर कोई है तो प्रॉब्लम्स के अगर है तो वो उसको आपने वहाँ पे रोक रखा है, पॉज कर रखा है। प्रॉब्लम्स है तो उसको क्वेश्चंस अराइज वो नहीं कर सकते हैं, व्याख्यान चल रहा है, वन साइडेड चल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स को जो होता है वो पॉज कर रखते हैं इस स्किल टीचिंग स्किल्स में। और इनकरेज द स्टूडेंट्स पैसिवनेस, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं इनकरेज जो होता है मतलब करेज ये वो नहीं हो पाता है। जैसे कुछ अच्छा कोई उससे हम कुछ पूछें तभी ना उसका भाई उसको भी लगेगा कि हमने कुछ बताया, हमने कुछ जाना। तो ये सारी चीजें बातें होती हैं इसके अंदर से। डिसएडवांटेज होता है इसका, ठीक है। रिक्वायर हाईली स्किल्स इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें होते हैं कि इसमें आपको हाईली स्किल्स जो इंस्ट्रक्टर होते हैं जिनको अनुभव होता है उनको हायर करना पड़ता है, उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप व्याख्यान दिलवा रहे हैं, व्याख्या करवा रहे हैं, लेक्चर दिलवा रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं, तो अगर कहीं उस तरह की सभाओं को आप कंडक्ट कर रहे हैं या उस क्लासेस को कंडक्ट करा रहे हैं, लेक्चर्स मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक हाईली स्किल्स जिसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेशंस, मोर इंफॉर्मेशंस, तभी ना वो व्याख्यान को सही से रख सकते हैं, लेक्चर्स को सही से रख सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज इसका ये रहा। अगर हम बात करें तो ये पूर्व में भी ट्रेडिशनल मेथड भी इसको कहा जाता है। लेक्चर मेथड इज आल्सो नोन एज द ट्रेडिशनल मेथड। लेक्चर मेथड इज आल्सो नोन एज a गुरुकुल मेथड। लेक्चर मेथड इज आल्सो नोन एज द चॉक एंड टॉक मेथड। ये गुरुकुल मेथड पहले वैसे हम लोग अगर देखें, रामायण देखते हैं, पहले के इस सब चीजों में सुने हैं कि गुरुकुल मेथड हुआ करता है। गुरुकुल मेथड क्या था कि गुरुजी होते थे और गुरुजी शिक्षा दीक्षा देते थे और बच्चे जाते थे, और जब जाने क्रम में वहां पे गुरुजी होते थे वो, तो उनके पास उस समय सोचिए ना, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास पीपीटी है, हमारे पास क्या है, जूम ऐप है, हमारे पास क्या है, इंटरनेट है। इन सारे फिजिकल इक्विपमेंट से हम लेस हैं और इस प्रकार से हम शिक्षा दे रहे हैं। तो पहले संसाधन कम हुआ करते थे, मैंने पहले भी कहा व्याख्यान मेथड जो है वो आपका कम संसाधन में, फिजिकल कम इक्विपमेंट्स में आपका व्याख्यान सही से कंडक्ट हो जाता है। तो उस समय जो गुरुकुल मेथड हुआ करता था वो क्या था, जो गुरुजी थे वो व्याख्यात करते थे, वो कहते थे ऐसे वैसे वैसे, तो वो व्याख्यान के थ्रू वो कार्य करते थे। उनके पास उस समय ये नहीं था कि बहुत सारे फिजिकल इक्विपमेंट्स और उसको उस तरह से दे रहे हों। तो गुरुकुल मेथड इसको कहा गया है, ट्रेडिशनल मेथड भी कहा गया है। परंपरागत रूप से ये होते आया है कि विषय को रखने के लिए व्याख्यान विधि, लेक्चर्स मेथड्स को अप्लाई किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग इन दिस टाइम्स हुआ है कि अगर हम क्लास के अंदर हैं और क्लास के अंदर भी हम लेक्चर दे रहे हैं, तो वहां पे अब एक कॉमन चीज है कि हम उसको जोड़ रहे हैं कि टॉक कर रहे हैं और चॉक का भी यूज कर रहे हैं। तो चॉक एंड टॉक, लेक्चर दिए जा रहे हैं और बीच बीच में हम चॉक का यूज कर रहे हैं, टॉक का यूज, टॉकिंग कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं। तो चॉक एंड टॉक मेथड भी इसको कहीं कहीं कहा गया है। जैसे देखिएगा कि एक सीवीएस जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर में ये मेथड्स भी पढ़ने को आते हैं कि टीचिंग मेथड क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है। तो वहाँ पे इसको वहाँ पे पढ़ने क्रम में आपको मिलेगा कि इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है, गुरुकुल मेथड कहा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है इसको। तो ये रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले मेथड्स के विषय में, तो अगला मेथड है हमारा डिमोनेस्ट्रेशन मेथड। डिमोनेस्ट्रेशन मेथड की बात करें तो डिमोनेस्ट्रेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि डिमोनेस्ट्रेशन मेथड इज ए प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग। प्रदर्शनी जिसको विधि बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड देखिएगा कभी कभी आपके विद्यालय में प्रदर्शनी लगता है, कभी साइंस का है, कभी गणित का है, प्रदर्शनी लगता है। और ये देखा भी गया है कि जो साइंस के जो टीचर होते हैं वो डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को काफी फॉलो करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में ही अप्लाई किया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को साइंस के विषयों में ज्यादा इसका यूज किया जाता है। और डिमोन्स्ट्रेशन मेथड इज प्रैक्टिकली वे होता है, एक प्रैक्टिकली रूप होता है, प्रायोगिक रूप होता है, practically way of teaching. In this method, teachers perform an activity to teach his student a concept. This often occurred when a student find it difficult to connect theory to actual practice, and when students are unable to understand the theories and its applications.
बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रैक्टिकली वे, मैंने पहले भी बोला, इन दिस मेथड टीचर परफॉर्म एन एक्टिविटीज, वो जो टीचर्स होते हैं वो एक्टिविटीज को परफॉर्म कराते हैं, स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट होते हैं उसको परफॉर्म कराते हैं प्रैक्टिकली रूप में, और जो उन डिफिकल्ट कंसेप्ट थ्योरी होता है उसको, वो डिफिकल्ट थ्योरी मतलब कठिन भी कोई थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसको एक्चुअल प्रैक्टिस रूप में, उसको एक्चुअली प्रदर्शनी के रूप में उसको बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम इस चीज को बना के लाओ, इस चीज को करके लाओ। तो वो प्रैक्टिकली रूप से बच्चा करता है, प्रैक्टिकली रूप से उस चीज को बना के लाता है, और बना के जब लाएगा उस थ्योरी को, उस चीज को अप्लाई करेगा, उस एप्लीकेशंस को अप्लाई करेगा अपने प्रदर्शन में, अपने उस डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड हमारा है, तो उसमें जब प्रैक्टिकली रूप से वो रखेगा तो वो उस विषय को, थ्योरी को, डिफिकल्ट थ्योरी को भी इजिली और इजिली मेथड्स में, इजिली वे में उसको समझ सकता है उस थ्योरी को। तो ये एक आसान तरीका होता है कि अगर बच्चे विषय को अगर उसको प्रैक्टिकली करें, प्रदर्शनी रूप से रखें, तो वो विषय को अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीछे बैक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हाँ ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, ऐसे यूजेस भी हमने दे रखा है, एडवांटेज भी दे रखा है, डिसएडवांटेज भी दे रखा है, इसलिए कि वैसे हर एक चीज को डिफाइन कर पाना, हर एक चीज पर काफी उतना, तो मैं मुख्य मुख्य चीजों को, टॉपिक्स को कर पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाए। लेकिन इसको इंक्लूड करने का एक मेन मेरा मकसद ये है, बहुत सारे चीजों को मैंने इसलिए दे रखा है कि आप स्क्रीनशॉट करके भी या इस विषय को देख के भी इसको समझ पाए। तो यहाँ पे क्या है एडवांटेज, एडवांटेज की बात करें तो मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट। अब प्रदर्शनी विधि है कि इसमें अगर इसमें कम संभावना होती है डैमेज और वेस्ट होने की। एक प्रदर्शनी हमारा बन गया, वो हमारा सुरक्षित हो गया, और एक सेव टाइम, विषय को समझाने का भी एक बहुत आसान तरीका हो जाता है। एक प्रदर्शनी हम लगा दिए, वहां पे अगर गणित का हम प्रदर्शनी लगा दिए, गणित की प्रदर्शनी में बच्चे से बोलते हैं, वैसे हम लोग के भी विद्यालय में एक कंडक्ट होता है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों में भी, खाने भोजन वोजन में भी वैसे वैसे आकार के बनाने लगते हैं कि ये त्रिभुज आकार का है, ये बर्फी है, तो ये इस आकार का है, या आयताकार है, ये वर्गाकार है, ये सर्किल फॉर्म में है, तो वो बना के दिखाते हैं। और उससे उनका ये होता है, ये जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकली रूप से दिखा के, प्रैक्टिकली रूप से रख के सामने वाले के भी कंसेप्ट को और अपने कंसेप्ट को दूर करते हैं। वो तो प्रैक्टिकली उनसे हम करवा लेते हैं, प्रैक्टिकली उसको ग्रुप में रखवा भी लेते हैं, प्रैक्टिकली उसका हम करवा के प्रदर्शनी लगा लगते हैं। तो ये एक समझाने का एक आसान तरीका हुआ कि हमारे जो अन्य बच्चे भी जो हैं उस प्रदर्शनी में आके, उस प्रदर्शनी में लगे हुए चीजों को देख देख के समझें। तो एक होता है कि हम कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हम उस विषय को समझा पाते हैं, रख पाते हैं कि हाँ ये ऐसे है। बच्चा वो उसको, जैसे नहीं होता है कि बहा होता है खेल खेल में ही, कहते हैं हम लोग खेल खेल में बता देना, खेल खेल में समझा देना, खेल खेल में उसको सिखा देना। तो वही बात वहां भी हो जाती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी, कि खेल खेल में उन लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ नया बना के आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको एप्रिसिएट करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उनके करने की भी ललक उसमें बढ़ जाती है और हमसे बेहतर कर देते हैं। हम उस विषय के हैं लेकिन हमसे वो बेहतर बना के लेके आ जाते हैं, हमसे बेहतर करके आ जाते हैं। थोड़ा सा हमारा बस गाइडलाइंस होता है लेकिन वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ये होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, प्रदर्शनी विधि में, कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली वे से ही हम सिखा सकते हैं, प्रैक्टिकली वे में उसको करा के बता सकते हैं। कैन बी प्रेजेंट टू लार्ज ग्रुप, मैंने पहले भी बोला कि इसमें बहुत बड़े समूह को हम एक साथ रख के प्रेजेंट करके और टाइम की बचत में हम उसको सिखा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज हुआ। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है, जाहिर सी बात है, हर एक चीज का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। ये तो मनुष्य के अंदर भी होता है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ उसकी अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती हैं। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड केयरफुली रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल। अब बच्चा कुछ प्रैक्टिकली कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको वो केयरफुल, अच्छे ढंग से, ध्यानपूर्वक उसको प्रिपेयर करेगा। उसका इसलिए समय लग रहा है, उसको उसको अच्छे से रखना है, और वो भी प्रदर्शनी मेथड है। तो प्रदर्शनी मेथड है तो उसका जो प्रेजेंट होने वाला है
तो वो सबके बीच में एक लार्ज ग्रुप में उसको प्रेजेंट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका वो प्रिपरेशन करता है, मतलब पहले से, प्री मतलब पहले से उसका प्रिपरेशन करता है, पूर्व से उसको सीखता है कि भाई कैसे करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा ये निखरेगा, बहुत अच्छे से होगा, तो उसका वो रिहर्सल करता है, प्रिपरेशन करता है। ये हुआ। उसके बाद क्या है कि रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट, अगर वो कुछ बना के लाया तो उसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे देखिएगा प्रदर्शनी अगर वो बना के कुछ बच्चा लाए हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि हम उसको एक जगह निर्धारित करते हैं कि यहाँ पे इसको अरेंज करके रखना है, यहाँ पे इसको कंडक्ट करके यहाँ पे फिर इस चीज को अरेंज करके रखना है। तो एक क्लासरूम की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि उस चीज को हम सही से रख पाए, तो एक हमको क्लासरूम जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात करते हैं हम ट्यूटोरियल्स मेथड पे। ट्यूटोरियल्स मेथड्स की बात करें तो ट्यूटोरियल्स मेथड क्या है ना कि आजकल कॉमन है, और वैसे भी देखिए ना कि आजकल कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो वो सीधे क्या होता है कि आजकल देखते भी होंगे, समय बदल रहा है, मॉडर्न आधुनिकता आ चुकी है, तो यूट्यूब पे कहते हैं ना कि सुने भी होंगे ट्यूटोरियल वीडियो देख लो भाई, ट्यूटोरियल वीडियो देख लो। अरे कुछ विषय नहीं समझ में आ रहा है, ये विषय समझ में नहीं आ रहा है, इसका ट्यूटोरियल वीडियो देख लो ना। तो ये ट्यूटोरियल वीडियो है क्या? ये ट्यूटोरियल वीडियो तो मतलब एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया, ये ट्यूटोरियल मेथड है क्या? ये ट्यूटोरियल मेथड होता क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये ट्यूटोरियल इन एजुकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड मे बी यूज एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ट्यूटोरियल मेथड जो एजुकेशन का एक विधि है जिसके अंदर हम, जिसके द्वारा हम ट्रांसफर करते हैं नॉलेज को, और इसमें जो नॉलेज हम ट्रांसफर करते हैं मे बी यूज एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। हर एक पार्ट को, हर एक पार्ट का यूज करते हुए, हर एक पार्ट के विषय में बताते हुए हम, ट्यूटोरियल्स मेथड वही होता है कि हम जब किसी विषय को समझाने जाए तो उसके एक एक पार्ट्स को उसको क्लियरफाई करते हुए हम बताएं, उस विषय को रखें। अब जब भी आप ट्यूटोरियल्स वीडियो देखिएगा, किसी विषय को आप जब सर्च करते हैं, उसका ट्यूटोरियल वीडियो सर्च करते हैं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप वो बताता है, स्टेप बाय स्टेप ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे होगा तो इसमें ऐसे होगा। तो वो उसका जो स्टेप बाय स्टेप बताने का तरीका, सिखाने का तरीका हुआ, ये जो मेथड हुआ वो हमारा ट्यूटोरियल मेथड हुआ। तो कभी कभी देखिएगा कोई कोई टीचर जो पढ़ाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ये ऐसे होगा ना, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और कुछ क्या करते हैं एक स्टेप बता दिए फिर अगले स्टेप्स को छोड़ दिए, फिर लास्ट स्टेज को पहुंच गए। तो ये उनका प्रभावी मेथड नहीं हुआ, ये ट्यूटोरियल मेथड कहा भी नहीं जाएगा। हम जब स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को रखते हैं और जो मेरा मेन गोल है, जिस चीज को हम बताने चले हैं, उसके बारे में ही हम स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, तो वो हमारा ट्यूटोरियल होगा मेथड। मोर इंटरेक्टिव एंड स्पेसिफिक देन ए बुक और लेक्चर। सोचिए ना जरा, आप लेक्चर दिए जा रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, और एक कोई टीचर आया, वो टेक्स्ट बुक नहीं दिया, हायर सेक्शंस की बात है, हायर सेक्शंस में भी आप टेक्स्ट बुक्स अप्लाई कर रहे हैं, लेक्चर मेथड रेगुलर मोड में दे रहे हैं, तो रेगुलर मोड में मैंने बोला भी कि एक ही मेथड्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी क्या है कि ट्यूटोरियल मेथड अगर कोई गया टीचर्स, वो क्या किया कि वो चीज उस चीज को करके बता रहा है, ऐसे से दिखा रहा है, करके बता रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है, तो वो ट्यूटोरियल्स मेथड हुआ। और वो मेथड जो होता है वो काफी इंटरेक्टिव हो जाता है आपके बुक और लेक्चर से। A tutorial seeks to teach by example and supply the information to complete a certain task. एक जो हमारा सर्टेन टास्क होता है, जो हमारा टास्क होता है, उसको कंप्लीट करने का जो तरीका हुआ, और एक एक चीज को उससे रिलेटेड हम चीजों को सीख करते हैं और उसे बताते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम देते हैं उस इंफॉर्मेशन को, वो हमारा होता है ट्यूटोरियल मेथड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ये क्वेश्चन एंड आंसर मेथड जो है ना, जिसके हम पहले भी बात के क्रम में मैंने बोला भी, क्वेश्चन एंड मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, तो ये क्वेश्चन और आंसर मेथड को सुकरात मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि सुकरात ही थे जिन्होंने क्वेश्चन और मेथड जो विधि है इसको उन्होंने लाया। क्वेश्चन और आंसर मेथड जिसको सुकरात मेथड भी कहा जाता है, इसलिए मैंने बैकस्लैश दे रखा है। क्वेश्चन एंड आंसर इज ए टीचिंग मेथड that allow direct communication that is two-way traffics। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब समझाना चाहूंगा कि वहां था लेक्चर मेथड वन वे कम्युनिकेशन, और यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। वो लेक्चर मेथड्स वन वे कम्युनिकेशन कैसे था, क्योंकि एक आदमी बस बोले जा रहा है, जैसा भी हम एक तरफा बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आपको बोलने का भी हमने क्या कर रखा है, म्यूट ऑल कर रखा है,
लेकिन जब मैंने आपसे हमको क्वेश्चंस अराइज करना हो, क्वेश्चंस पूछना हो, तो हमारा जब जो होगा कम्युनिकेशन वो अब क्या हो जाएगा, उधर से भी होने लगेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन और आंसर इज ए टीचिंग मेथड दैट इज अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दैट इज टू वे ट्रैफिक्स, बिकॉज एट द सेम टाइम देयर इज ए डायलॉग। अगर एक ही तरफा चले, एक ही तरफ से चले, तो एक डायलॉग की तरह भी कभी कभी लगने लगता है, उबाऊ लगने लगता है लेक्चर मेथड। लगता है कि कोई डायलॉग बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो वो टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा होता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड्स के अंदर आता है टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में अगर हम बातें करें, कम्युनिकेशंस करें, एक दूसरे दोनों कम्युनिकेशन, दोनों के तरफ से कम्युनिकेशंस हो, तो वो हमारा क्वेश्चन और आंसर मेथड होता है। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड इज इंटेंडेड टू stimulated students thinking and guide them in achieve or gaining knowledge। क्वेश्चन और आंसर मेथड जो होता है वो एक बच्चों के अंदर सोचने की, मतलब सोचने का लेवल बढ़ाता है। सोचिए ना, हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके अंदर आएगा ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं, अब वो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसका थिंकिंग वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम पूछ रहे हैं बताओ इस क्वेश्चंस का आंसर बताओ, तो भी उसका थिंकिंग बढ़ा। और जब मैंने पूछा कुछ पूछो, तब भी वो सोचेगा क्या पूछें, तो थिंकिंग स्किल उसका बढ़ता है। और टीचर्स को क्या होता है, टीचर जो होता है वो उसका लेवल पकड़ पाता है क्वेश्चन और आंसर मेथड्स को ही पूछ के, कि उसका लेवल कहाँ तक गया है, वो क्या समझा है, क्या नहीं समझा है, तो अचीव क्या किया, वो उसकी अचीवमेंट पावर कहाँ तक गई, उसका थिंकिंग स्किल डेवलप हुआ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन और आंसर मेथड के थ्रू ही मालूम चलता है। क्वेश्चन और आंसर मेथड क्वेश्चन एंड आंसर मेथड्स को ही अप्लाई करके हम समझ पाते हैं कि उसका थिंकिंग स्किल्स क्या है और उसका अचीविंग और गेनिंग नॉलेज क्या है, उसका लेवल क्या है, इसको हम क्वेश्चन और आंसर मेथड से ही समझ पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिसीजन मेथड। अब डिसीजन मेथड जो है, सॉरी डिसीजन मेथड नहीं, सॉरी डिस्कशन मेथड, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बोलने क्रम में हो गया। डिस्कशन मेथड, और डिस्कशन मेथड अगर बात करें तो डिस्कशन मेथड जो होता है, आप आजकल देखते होंगे डिबेट, आजकल न्यूज में सुनने को मिलता होगा डिबेट। तो ये डिबेट जो बातें होती हैं कि डिबेट 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 क्या, परिचर्चा, परिचर्चा विधि। तो ये परिचर्चा विधि क्या है, किसी एक मेटर्स को लेके हम जब उस पे पॉजिटिव निगेटिव मेटर्स को रखते हैं तो वो हमारा डिस्कशन मेथड होता है। और जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है वो विषय वस्तु को समझ चुका है, अब उसके वो उसके अंदर डिस्कशन पावर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उस विषय को सही से रख सकता है नहीं रख सकता है, तो आजकल देखिएगा कक्षा कक्ष में टीचर्स लोग भी क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर डिबेट करा दे रहे हैं। बच्चा बोल रहा है डिबेट कराइए आचार्य जी, आज हम लोग को एक कोई विषय दीजिए और हमको डिबेट कराइए। तो डिबेट कराना, डिस्कशन मेथड जो है वो भी काफी प्रभावी हो रहा है। देखिए समय के साथ साथ आज अगर हम देखें ना, तो समय के साथ साथ नए नए शब्द भी आते हैं। पहले के न्यूज में डिबेट कहाँ हुआ करते थे, ये शब्द डिबेट, तो समय के साथ साथ नए शब्द कोर्स के अंदर नए नए शब्द भी आते हैं, नई नई एक्टिविटी भी आती है, तो अपने को अपडेट रखना ही पड़ता है। तो यहाँ डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि। Discussion method are a variety of forms for open-ended, collaborative exchange of ideas among teachers and students, or among students for the purpose for furthering students' thinking, learning, problem solving, understanding, or literary appreciation। क्या होता है इसमें, उनके सोचने का, जानने का, प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी चीज होता है उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको समझाते हैं, उसके आइडिया को भी जानते हैं। एक आइडिया दूसरे का आइडिया एक्सचेंज भी होता है जब हम डिबेट करते हैं तो। और डिबेट करते क्रम में देखिएगा बच्चे के अंदर, अगर हम कहें तो बच्चे के अंदर एक धैर्य का भी भाव बढ़ता है। अब बच्चा जो है वो धैर्य, ये नहीं है कि सही डिबेट क्या हुआ, सही डिबेट वही हुआ कि आप उनकी भी बातों को सुने। आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, वो सही डिबेट नहीं हुआ। हाँ, आप नकारात्मक और सकारात्मक पहलू रख सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं वो बातें सही नहीं हो, और हाँ सही बात है कि हम जो बोल रहे हैं वो बातें सही नहीं हो, तो अगर वो बातें सामने वाला बोल रहा है तो उस विषय को भी समझना, वो सही डिस्कशन मेथड भी हुआ, सही वही परिचर्चा हुआ। अगर टीचर्स भी डिस्कशन मेथड्स को फॉलो करा रहे हैं, डिबेट्स करा रहे हैं, तो उनको इस चीज का अनुभव होना चाहिए कि हम बच्चों के बीच में इस प्रकार से द्वेष भावना
द्वेष भाव विधि को हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम परिचर्चा विधि को अप्लाई कर रहे हैं। परिचर्चा विधि में क्या है, उसके लर्निंग सीखने की कला, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला, उसको समझने की कला, अंडरस्टैंड करने की कला, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और इसमें ओपन एंडेड अपने विषय वस्तु को रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें द्वेष भाव ना हो, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं हो कि आप आरोप प्रत्यारोप, ऐसे बात नहीं है। बस हम विचारों को रख रहे हैं, नकारात्मक और सकारात्मक रख सकते हैं। तो ये हमारा होता है डिस्कशन मेथड। अब उसके बाद होता है कि अगर ह्यूरिस्टिक मेथड, ये ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, इसमें देखिएगा कि इसमें बच्चों को हम एक कार्य दे दिए हैं और उसको साइड से देख रहे हैं, वही हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। The heuristic method of teaching is an economic and fast strategy. In the heuristic method, the student must be an independent discover. So there is no teacher's help or guidance in this method. In this method, the teachers pose a problem to the student, then stands aside while they discover the answer. इसमें क्या होता है, मैंने जैसे पहले भी बोला कि इसमें एक विषय को ले लेते हैं, और कोई भी विषय अगर हम कोई एक कठिन कोई विषय ले लिया और उस विषय को सामने वाले बच्चों के बीच में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में हम उसको रख दिए। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में रख दिए और उस बच्चे को बोल दिए कि भाई इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, या हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के बीच में दे सकते हैं, कौन बच्चा कितना जल्दी सॉल्व करता है, या अलग अलग प्रॉब्लम भी हम अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड में, लेकिन हम अपने किसी प्रकार से हेल्प और गाइडेंस से बचेंगे। इसमें बच्चों को देखेंगे, यहाँ पे कह भी दे रहा है कि सो देयर इज नो टीचर हेल्प और गाइडेंस इन दिस मेथड। इसमें टीचर्स किसी प्रकार से हेल्प और गाइडेंस नहीं करेंगे, वो बच्चों से अलग होके एसाइड, मतलब स्टूडेंट से अलग होके उस प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि बच्चा किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है, वो किस मेथड्स को अप्लाई कर रहा है, वो कैसे कितना वो सोच पाया है, इस पर कितना उसकी चिंतन शक्ति है, वो कैसे कर पा रहा है। तो ये हमारा जो मेथड होता है वो हमारा मेथड होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी मेथड। तो ये डिस्कवरी मेथड की बात अगर हम करें तो डिस्कवरी मेथड का मतलब होता है खोज विधि। डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। अब बच्चा पढ़े जा रहा है लेकिन उसके अंदर खोज का भाव नहीं है, तो खोज का भाव तो बढ़ना चाहिए। और बच्चों के अंदर खोज का भाव अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये मेथड्स की जानकारी होनी चाहिए कि डिस्कवरी मेथड है क्या, डिस्कवरी मेथड होता क्या है, डिस्कवरी मेथड को समझेंगे। तो a largely understood situational method or philosophy of teaching whereby students are permitted to find solutions to problem on their own or at their own pace, often jointly in group activities, either independent of or under the guidance of a teacher. ये क्या होता है कि डिस्कवरी मेथड में हम खोज विधि में करते क्या है कि बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसका सॉल्यूशन भी करे। तो फाइंड सॉल्यूशन, तो किसी एक विषय को दे देते हैं कि भाई तुम ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ऐसा कर सकते हो क्या, ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा होता भी है क्या, ऐसा कर सकते हो क्या, तो उसके अंदर भी बात आएगा। अच्छा आचार्य जी देखते हैं, आचार्य जी करते हैं, तो उसका माइंड क्या हुआ, उसके माइंड को मैंने एक खोज के रूप में बनाया। वो होगा नहीं होगा बात का विषय है, लेकिन उसके माइंड को हमने डिस्कवरी मेथड के थ्रू उसमें खोजने की कला, जानने की कला, फाइंड करने की कला, सॉल्यूशन इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कभी कभी देखिएगा टीचर्स कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रखते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, लेकिन बच्चों के बीच में दे देते हैं और बच्चा उसमें लगा हुआ है, लास्ट में बोलते हैं तुम लोगों ने क्या क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया। अब उनको एक नया आ जाता है खोज करके, अरे भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये जो होता है हमारा डिस्कवरी मेथड होता है कि डिस्कवरी मेथड में हम कोई एक्टिविटीज कराते हैं या कोई प्रॉब्लम्स दे रखें और उसको फाइंड कराना, उसको उस पर सॉल्यूशन नया कुछ करना, ये सब सारी चीजों को बताते हैं। ये सारी चीज हो गए हमारे डिस्कवरी मेथड। उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी मेथड्स के बाद कभी कभी ये प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट मेथड। The project method is a teacher's facilitated collaborated approach in which students acquire and apply knowledge and skills to define and solve realistic problems using a process of extended inquiry, project or student centered. देखिएगा बच्चा जब हाईली क्लासेस को चला जाता है ना, जब वो कॉलेज लाइफ मतलब स्टूडेंट्स में मतलब अगर बोर्ड से बाहर अब वो हाईली क्वालिफिकेशंस की तरफ बढ़ता है,
कॉलेज लाइफ की तरफ बढ़ता है, तो उसको देखिएगा कभी कभी प्रोजेक्ट मेथड्स वहाँ पे टीचर्स अप्लाई कराते हैं। प्रोजेक्ट मेथड्स होता क्या है, जिसको परियोजना विधि भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट मेथड्स, परियोजना विधि। ये परियोजना विधि होता क्या है? परियोजना विधि मतलब परियोजना, पहले से योजना बना ली गई है। और जब पहले से योजना बना ली गई है मतलब किसी सोशल एक्टिविटी, रियली यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा एक बात कह रहा होगा, रियलिस्टिक प्रॉब्लम, मतलब जो वास्तविक प्रॉब्लम है, चाहे वो समाज का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई वास्तविक प्रॉब्लम है और उस वास्तविक प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है हमको। तो उस वास्तविक प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ लिए और उनको, उनके बीच में किसी योजना को मैंने डाल दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट को तुमको कंप्लीट करके लाना है। वो सोशल, जब समाज के अंदर जाएंगे, उस चीजों को फाइंड आउट करेंगे, उस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करते हुए लास्ट गोल तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा हो जाता है प्रोजेक्ट मेथड। मैंने एक योजना को पूरा कराया बच्चों से, बच्चों के जानकारी को मैंने देखा समझा एक योजना के तहत, तो ये हमारा हो जाता है प्रोजेक्ट मेथड। और इसमें जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये स्टूडेंट सेंटर होता है, ये छात्र केंद्रित होता है, ये छात्र इसमें ज्यादा क्रियाशील रहते हैं। बस टीचर्स ने क्या किया, एक योजना दे रखा है। जैसे देखिएगा कि अगर कभी कभी कोई जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में जाने से पहले वहां के जो टीचर्स होते हैं उस जगह पे ले जाते हैं, वहां के एक्टिविटीज को दिखाते हैं और उसके किसी एक खास साइड से योजना को ले लेंगे कि भाई ये हमारे बच्चे करेंगे। तो हमारे बच्चे करेंगे मतलब क्या, उस विषय में उनको जानकारी हो गई और एक योजना का क्रियान्वयन भी हो गया और बच्चे सीख भी लिए। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट मेथड। इस प्रकार से हमने 10 मेथड्स को समझा और 10 मेथड्स को मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों ने देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं अभी यहाँ से परमिशन देता हूं। अटेंडेंस लिंक अमरीश जी फर्स्ट डे वाला दिखा रहा है। अटेंडेंस लिंक आपको ग्रुप में चला जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ना एगो आया है तो फर्स्ट डे वाला दिखा रहा है। आप अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना हो तो मैं बंद करता हूं।